आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JAM 2024। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा था वो इस तरीके से लैम्डा पे डिपेंड करा था और क्वेश्चन पूछा गया था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो VC है वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि VG और VP में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, VG इज इक्वल टू VP इंटू 1 प्लस लैम्डा ओवर ईटा डी ईटा ओवर डी लैम्डा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा कब होगा, व्हेन दिस क्वांटिटी डी एंड ईटा ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो। तो देखिए यहाँ से रिलेशन क्या हो गया, डी ओवर डी लैम्डा ऑफ ईटा नोट माइन प्लस ए ओवर लैम्डा स्क्वायर माइनस बी ओवर लैम्डा 4 इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, -2a ओवर लैम्डा क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4b ओवर लैम्डा 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कंपेयर कर दें, 4b ओवर लैम्डा 5 इज इक्वल टू 2a ओवर लैम्डा क्यूब। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2b ओवर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2b ओवर a। तो इस वैल्यू के लिए VG जो है इंडिपेंडेंट टू लैम्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि इसके लिए जो पोटेंशियल वो किस तरीके का होगा। ऑप्शन में एक तो स्टेप पोटेंशियल के ऑप्शन थे, दो आपके पास जो थे बैरियर के ऑप्शन थे। तो ऑब्वियस बात है आपके पास सिर्फ दो ही रीज़न है, तो जो पोटेंशियल होगा वो स्टेप पोटेंशियल होगा। अब बात ये आती है कि जो स्टेप पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल में इंसिडेंट पार्टिकल की, मान लो ये हमारा हो गया हाइट V0 होगी स्टेप पोटेंशियल की, x0 पे पोटेंशियल है। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। ये किसका है वो हमें बताना था। तो देखिए आप जब फर्स्ट रीजन में डिफाइन करते हैं k की वैल्यू को, तो फर्स्ट रीजन में हमारा पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट रीजन में हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव V0 है। तो k1 स्क्वेयर जो डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, 2m e ओवर एच का स्क्वायर। जैसे कि फर्स्ट रीजन में हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ओसिलेटिंग आ रहा है। तो जो ई की वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो है, ऑब्वियसली दोनों ही केस में जीरो होती है, चाहे ई लेस देन V0 हो चाहे ई ग्रेटर देन V0 हो, दोनों में होता है। अब K2 की टर्म आती है, जो K2 स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो 2m ओवर एच का स्क्वायर, वो होता है आपका ई माइनस V0। ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन में इस तरीके की कांस्टेंट हमारे, इट मीन्स इसको इस तरीके से किया गया है कि एक वेव आयटा सम kx को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें kx, तो वो क्या आ जाए, मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो तो वो सिर्फ c मोड स्क्वायर के इक्वल आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए इस तरीके का। यानी कि आपका जो फंक्शन का सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए, एक वेव फॉर्म आना चाहिए सेकंड रीजन में भी। तभी ये सिचुएशन बनेगी कि साई मोड स्क्वायर क्या होगा, एक कांस्टेंट कुछ c मोड स्क्वायर वैल्यू होगी। तो ये कब होगा, जब e माइनस V0 जो टर्म है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर कहें e जो है ग्रेटर देन V0 होगा, तभी ऐसी सिचुएशन होगी कि सेकंड रीजन का सॉल्यूशन जो आएगा, जो साई 2 आएगा हमारे पास, वो सम c रेज़्ड टू पावर आयटा K2x आएगा। तभी आपका जो है इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। अगर मान लो दूसरा केस लेके चले, ई जो है लेस देन V0 हो जाए, तो जो K2 स्क्वेयर हम डिफाइन करते हैं ये आपका आ जाएगा 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस V0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ई माइनस V0, ई लेस देन V0 के केस में नेगेटिव होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव आगे लगा दिया। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन आ जाएगा सेकेंड रीजन में वो c रेज़ टू पावर प्लस K2x डिकेइंग फंक्शन आ जाएगा और d ई रेज़ टू पावर माइनस K2x आ जाएगा। इस कोफिशिएंट को तो ज़ीरो कर देंगे क्योंकि रीज़न जो है आपका 0 टू प्लस इन्फिनिटी है, उसके लिए ये टर्म क्या जा रही है आपकी, इन्फिनिट अप्रोच करी, तो सिर्फ ये डिकेइंग फंक्शन आपका सॉल्यूशन बचेगा। और उसके लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो उसके लिए आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का आता है इन केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप। तो आपका जो आंसर रहना था वो इस तरीके का रहना था कि ये जो वेव फंक्शन है या वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है वो पोटेंशियल स्टेप के लिए है, और जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वांटम मैकेनिक्स से था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें दे रखा था एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल -a/2 टू a/2
ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दिया हुआ था। और इसमें कहा गया था कि एक बार आपने रखा है इलेक्ट्रॉन को, एक बार रखा है म्यून को, और दोनों के लिए वेव फंक्शन की फॉर्म क्या होगी, प्लस एनर्जी लेवल जो है इसमें कहाँ लाई करेंगे। तो देखिए जो ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल होता है उसमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पूछा हुआ था। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, √2/a cos ऑफ पाई एक्स ओवर ए, और जो एनर्जी होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी π² h² ओवर 2m ए स्क्वेयर होगी। तो एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली वेरी करती है मास के, और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 MeV पर सी स्क्वेयर होता है। मास ऑफ म्यून की अगर बात करें वो 106 MeV पर सी स्क्वेयर होता है। तो मास ऑफ म्यून ग्रेटर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, एनर्जी इन्वर्सली वेरी कर रही है, तो एनर्जी ऑफ म्यून क्या होगी, लेसर देन होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एनर्जी लेवल जो यहाँ पे लाई करेगा वो नीचे आपका लेवल लाई करेगा इलेक्ट्रॉन का, और ऊपर जो है एनर्जी लेवल लाई करेगा सॉरी म्यून की कम हो गई ना, मास ज़्यादा, नीचे म्यून का लाई करेगा और ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल लाई करेगा। सेकंड जो आपसे पूछा गया था वेव फंक्शन की फॉर्म, तो वो कोसाइन वेव फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट में। तो वेव फंक्शन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों ही केस में जो x = 0 पे वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा। तो इस टाइप का वेव फंक्शन वहाँ पे बनना था, ये ऑप्शन आपने चूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपसे इस तरीके से पूछा गया था कि जो डाइवर्जेंस है ऑफ r कैप ओवर r², सॉरी स्क्वायर नहीं था, r³ ये कितना होगा। तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो इक्वल टू होता है 1/r², करली ओवर करली r ऑफ r² और AR, इस तरीके से होता है। अब हमारे पास ए की जगह पे क्या है, 1/r³ है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/r² करली ओवर करली r ऑफ r² इंटू 1/r³। तो ये आ जाएगा 1/r² करली ओवर करली r ऑफ 1/r, और इसका अगर करली करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/r², ये आ जाएगा -1/r²। दिस टर्म इज -1/r4। ये आपका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो है आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंट होता है μs, उसमें रिलेशन पूछा गया था। और हमें पता है कि μs की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, -GsE/2m और s फैक्टर के इक्वल होता है। या फिर कहें कि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली वेरी करता है m के। तो आपको पता है कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है, अगर वैल्यू लिखें वो होता है 939.5 MeV पर c²। मास ऑफ प्रोटॉन 938 MeV पर c², और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 0.511 MeV पर c²। तो आप कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इन्वर्सली वेरी कर रहा था μn इज लेस दैन μp लेस दैन μe, तो ये रिलेशन वहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, देन प्रोटॉन और देन न्यूट्रॉन का आपका होना चाहिए था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अगर आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था जो कि था 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में उसका जो रेस्ट मास था वो गिवन था। रेस्ट मास हमें वैसे भी याद होना चाहिए 0.55 MeV पर c²। तो आपको बताना था कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो सीधी सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, m - m0 c² के इक्वल होती है। और जो m होता है वो रेस्ट मास से इस इक्वेशन से रिलेट करता है, m0/√1 - v² ओवर c²। ये v की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, इसमें पुट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 5.11 इज इक्वल टू m0/√1 - v² ओवर c², माइनस क्या हो जाएगा m0 c², ये आ गया m0 c²। ये वैल्यू आपको दी ही है, ये 0.11
√1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस 0.511, ठीक है। ये यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 5.621, और उल्टा लिख दिया, दिस टर्म इज 0.511 ओवर 5.621। अगर यहाँ से वेलोसिटी सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगी 0.9958 सी, या फिर 0.996 सी वैल्यू जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट से क्वेश्चन था। इस तरीके का सर्किट दिया हुआ था और आपसे पूछा था वाई लो के लिए ए पी की क्या कंडीशन होगी, ए हाई होगा, लो होगा, ए बी हाई होगा या फिर लो होगा। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पे एंड गेट है, तो यहाँ आपके पास जो आउटपुट आएगा वो ए डॉट बी आएगा। आगे एक्स और है तो वाई जो होगा एक्स और वाला लगेगा। यहाँ से आ रहा है इनपुट ए, तो ए इंटू सेकेंड इनपुट आ रहा है ए डॉट ए बी, ये हो गया। प्लस में क्या आ जाएगा, ए बार और ए बी डॉट ए बी बार। इसको सोल्व करना था, ये तो ए बी ही रहेगा, ये टर्म क्या आ गई ए बार, इसको लिखें ए बार प्लस बी बार प्लस इक्वल टू क्या आ गया ए बी प्लस मल्टीप्लाई किया ए बार हो गया प्लस ए बार बी बार। ए बार कॉमन ले लो यहाँ से, ए बी प्लस ए बार कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बार बचेगा, तो बी बार 1 प्लस समथिंग जो भी हो 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया ए बी प्लस ए बार। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी 1, तो सॉल्यूशन बच जाएगा ए बार प्लस बी। तो आपको बताना है कि आउटपुट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो आउटपुट लो होने के लिए ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी, लो होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट लो होगा। तो ये तो लो होना चाहिए। इसका बार है तो किसका बार लो होगा, हाई का बार लो होगा। तो ए जो है, ए जो वैल्यू है वो तो होनी चाहिए थी आपकी हाई, और बी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी आपकी लो होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें एक से ज़्यादा आंसर जो थे करेक्ट थे। तो आपको वी आउटपुट कैलकुलेट करना था और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, वो बतानी थी कि कौन सी करेक्ट है। तो देखिए, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे तो वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट लग जाएगा, तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे वो वोल्टेज यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी वी आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वी आई। मान लो कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है V01, तो V01 पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो करंट है वही करंट यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 माइनस वी आई ओवर R1 इक्वल टू वी आई माइनस V01 ओवर R2। ये R2 को उधर ले जाइए, माइनस R2 ओवर R1, वी आई इक्वल टू वी आई माइनस V01। तो यहाँ से V01 क्या आ गया, 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू में वी आई, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी आई है, यहाँ पे मान लो कि वी एक्स आपका वोल्टेज है, पहले वी एक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी नेगेटिव फीडबैक है, तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चला जाएगा। पहले वी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा है वी आई माइनस वी एक्स ओवर आर इज इक्वल टू वी एक्स माइनस यहाँ कितना है 0 ओवर आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, दिस इज वी आई ओवर 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे चलेगी, इसके लिए आउटपुट आप करंट को देखिए, जो करंट यहाँ आ रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा है करंट, जो वोल्टेज यहाँ है जो कि है V01 माइनस वी एक्स कितना है वी आई ओवर 2 डिवाइडेड बाय R2, और इक्वल टू क्या आ गया वी एक्स, यानी वी आई ओवर 2 माइनस यहाँ पे आ गया वी आउटपुट ओवर R1। इसको इधर ले आइए, ये टर्म आ गई R1 ओवर R2 इंटू V01। V01 कितना है आपका 1 प्लस R2 ओवर R1 वी आई है, माइनस R1 ओवर R2, ये 2 आ गया इंटू वी आई इक्वल टू वी आई ओवर 2 माइनस वी आउटपुट। तो वी आउटपुट जो टर्म है वो क्या आ जाएगी आपकी, वी आई को बाहर ले लीजिए, यहाँ बच गया 1/2, ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस R1 ओवर 2 R2, ये टर्म भी उधर जाके नेगेटिव होगी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो R1 ओवर R2
माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। इज इक्वल टू वी आई, ये 1/2 प्लस का है, -1 -1/2 बच जाएगा। यहाँ से -R1/2 बच जाएगा। इसको कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा, -VI/2 1 + R1/R2 इज इक्वल टू वी आउटपुट। तो पहली बात तो जो वी आउटपुट है वो आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज वाला ऑप्शन आपको लेना था कि ये जो है आउट ऑफ फेज है। दूसरी बात, अगर मान लो R1 R2 के इक्वल हो जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आउटपुट जो है वी इनपुट मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो जो ऑप्शन थे वो आपको पिक करने थे और दो ऑप्शन इसके करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था बीजीटी से, आपको दिया हुआ था इस तरीके का सर्किट और आपसे बीटा दिया हुआ था, आईसी यहाँ पे पूछा हुआ था। तो देखिए इस सर्किट को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस वायर को तोड़ के हमने यहाँ लगा दिया 15 वोल्ट पे, इस तरीके से बना दिया। इसको यहाँ पे अगर आप मान लें कि वीबी वोल्टेज है तो आपका वीबी वोल्टेज जो अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वीबी इज इक्वल टू जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है विच इज़ 5 इंटू पोटेंशियल हो गया 15 डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस, ये आ गया आपके पास। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। अगर दोनों का आप पैरेलल में दोनों हैं तो रेजिस्टेंस उसको अगर आर बी मान लें, जैसे ये मैंने मान लिया है यहाँ पे आर बी, तो आर बी जो होगा पैरेलल दोनों रेजिस्टेंस है तो आर बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 20/5 + 20, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4K ओम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4K और यहाँ पे दिया हुआ था VBE 0.7। तो सीधी सी बात, अगर आपको IB पता है तो आप निकाल सकते हैं IC। बीटा IB क्या होगा आपके पास, IC होगा। इसमें एक इक्वेशन ये भी लगानी, I करंट जो होगा वो IB + IC के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे लूप लगाएं तो क्या होगा, -VB + RB IB + 0.7 + IE कितना, सॉरी RE कितना है 2, IE इक्वल टू 0 होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। VB की वैल्यू कितनी है -3 वोल्ट + RB की वैल्यू कितनी है 4 IB + 0.7 + 2 IE की वैल्यू जो है, IE को आप क्या लिख सकते हैं IB + IC और IC को क्या लिख सकते हैं बीटा IB इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए जो IB की टर्म है वो एक तरफ लिख लीजिए 4IB + 2IB और +200 IB, बीटा की वैल्यू पुट करती इक्वल टू 3 - 0.7। तो यहाँ से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.3 ओवर दिस टर्म इज 206। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं तो IB की वैल्यू आती है हमारे पास 0.01116 मिली एम्पियर और आपको निकालना IC, वो कितना आ जाएगा 100 इंटू IB। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टर्म इज़ 1.116 मिली एम्पियर, या आप लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर पूछा था तो ये आ जाएगा IC जो होगा वो हमारा होगा 1.12 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन था, एक जो एस फ्रेम है और दूसरा फ्रेम है हमारा एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम जो है वो 0.6 c वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और दिया ये हुआ था कि इसमें दो इवेंट को ऑब्जर्व किया गया, उनके बीच का जो टाइम सेपरेशन था डेल्टा टी प्राइम वो दिया हुआ था 0, यानी दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किया गया। और जो डिस्टेंस का सेपरेशन था, उन दोनों के बीच में सेपरेशन था वो 5 मीटर था। आपसे पूछा गया था कि एस फ्रेम जो है टाइम जो उनके बीच का जो टाइम गैप है वो मेज़र करें और सेपरेशन मेज़र करें तो वो कितना होगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने लगानी थी। तो हमें पता है डेल्टा एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स प्राइम + v डेल्टा टी प्राइम ओवर √1 - v² / c²। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा एक्स प्राइम हमारा है 5 + डेल्टा टी प्राइम 0 डिवाइडेड बाय √1 - 0.6 का स्क्वायर, दिस टर्म इज 5 ओवर 0.8 विच इज़ 6.25 मीटर, इतना आ जाएगा। सिमिलर मैनर में डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ डेल्टा
टी प्राइम प्लस वी डेल्टा एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर द रूट डेल्टा टी प्राइम 0 था प्लस 0.6 सी इंटू में 6.25 डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 0.8 जो अभी कैलकुलेट किया हमें और इसको सोल्व करते हैं। दिस टर्म इज 15.6 नैनो सेकेंड, ये हमारा आंसर आता है।